दम थमने का नाम नहीं ले रहा। कहा जा रहा है कि लगातार तीसरे साल ऐसा हुआ जब केरल के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में, जिनमें आलपुड़ा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां भारी बारिश ने लोगों को बेबस कर दिया। कई गांवों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई मकान बाढ़ से घिरे नजर आए। चारों तरफ बाढ़ का भयानक रूप दिखाई दिया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से भी कई इलाकों का संपर्क टूट गया। आलपुड़ा जिले के शहरी इलाकों में भी भारी बारिश से हालात काफी बिगड़ गए। वहां सड़कों पर नावों को चलते हुए देखा गया। आलपुड़ा के पड़ोसी जिले पतनमतिट्टा में भी भारी बारिश की वजह से नदियों ने खतरनाक रूप ले लिया। वहां एक बांध से छोड़े गए पानी के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी पंबा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया, जिसके बाद वहां कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच भोपाल में एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये सभी लोग लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर एक रेस्टोरेंट में जुटे हुए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापा मारा। वहां मौजूद 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पुलिस वाले इन सभी को लाइन में लगाकर पैदल ही थाने तक लेकर आए। इस बीच इनमें कई लोग अपना चेहरा छिपाते हुए भी नजर आए। बताया गया कि पकड़े गए ज्यादातर लोग व्यापारी हैं, जो लॉकडाउन के दिन दुकान बंद होने की वजह से पार्टी के लिए एकजुट हो गए। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी नाम की एक लड़की की मौत हो गई। छात्रा के चाचा ने आरोप लगाया कि जब वो सुदीक्षा के साथ स्कूटर से औरंगाबाद जा रहे थे, तभी बाइक सवार लड़कों ने सुदीक्षा के साथ छेड़खानी की कोशिश की। सुदीक्षा के चाचा ने बताया कि इस बीच लड़के उनके स्कूटर के आसपास स्टंट करने लगे और उनकी बाइक स्कूटर से टकरा गई। हादसे के बाद सुदीक्षा सड़क पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और वो छुट्टियों में अपने घर आई थी। 20 अगस्त को उसे वापस अमेरिका लौटना था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद घर वालों में कोहराम मचा है। सुदीक्षा को HCL ने अमेरिका में पढ़ने के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। कभी आगे निकाल रहे थे, कभी पीछे कर रहे थे, कभी आगे पीछे निकाल रहे थे। हमने बाइक मंदी की, वहाँ से मंदी करने के बाद में फिर भी हमने और मंदी करी। उन्होंने फिर 2-4 बार ओवरटेक करा हमें, फिर एकदम हमारे आगे आके उसने ब्रेक मार दी। ब्रेक मारते कंट्रोल नहीं हो पाई, बाइक सूदी हमारी उसमें टक्कर लगी। टक्कर लगते ही मेरी भतीजी पीछे गिर चुकी है, उसके सर में चोट लगी। मैं भी गिर चुका हूँ। मैं भी गिरने के बाद भी खड़े होकर मैंने देखा है तो उसके ब्लड जाने लगा। देखा तो वो वहाँ पर शायद मुझे कुछ ऐसा महसूस ना, मैं होपलेस हो गया वहाँ पर। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें सुदीक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, काफी चौंकाने वाली ये घटना है। क्या जो आरोपी लड़के हैं उनकी पहचान हो पाई है? देखिए जसप्रीत, जिस तरह से ये मामला आया है सामने, उसके बाद अभी भी पुलिस के हाथ खाली कहे जाएंगे, क्योंकि पुलिस की टीमें जो कह रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही अधिकारी बात कर रहे थे कि वो विवेचना कर रहे हैं और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन परिवार वालों ने अभी हमें कुछ देर पहले ही बताया कि अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कुछ नहीं किया गया है, जबकि परिवार ने एक दिन पहले ही शाम को सुदीक्षा का अंतिम संस्कार कर दिया। साथ ही पोस्टमार्टम में भी कुछ ऐसी चीजें जो है सामने नहीं आ पाई। लेकिन जो सबसे अहम सवाल यह है कि जिस तरह से मंचलों ने छेड़छाड़ की थी, जो परिवार आरोप लगा रहा है, उसके बाद इस बड़ी घटना पर पुलिस का जो एक्शन है वो काफी देरी से शुरू हो रहा है और इस पूरे मामले में परिवार काफी नाराज है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से बुलेट में वो अपने मामा के घर जाना चाह रही थी, क्योंकि अंतिम बार वो मिलना चाहती थी कि 20 अगस्त को उसे अमेरिका वापस लौटना था और इस वजह से वो अपने रिश्तेदारों से मिलकर निकलना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हादसा सामने आया, छेड़खानी उससे की गई है। अब पुलिस कितनी देर में किस तरह से उस बाइक सवार की तलाश कर पाती, क्योंकि जो बुलेट मोटरसाइकिल है उसमें परिवार ने आरोप लगाया है कि वो बुलेट मोटरसाइकिल है, उसमें पीछे से जाट लिखा हुआ है। तो ये कई सारे इंडिकेशंस पुलिस को दिए गए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक उन बाइक सवारों की तलाश नहीं कर पाई है। बिल्कुल दीपक, आप पुलिस की लापरवाही की बात कर रहे हैं और हम बुलंदशहर के SP को सुन भी रहे थे। उन्होंने बयान में कहा कि बाइक की स्कूटर से टक्कर हुई, यानी कि वो टक्कर की बात मान रहे हैं, छेड़छाड़ की बात उन्होंने अपने बयान में कही ही नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए पुलिस ने जो एंगल अपना दिया है वो एक एक्सीडेंट का एंगल दिया गया है, लेकिन जिस तरह से मौके पर मौजूद जो चाचा उनके जो लड़की के चाचा थे वो शिक्षा को लेकर अपने उसके मामा के घर लेकर जाते हैं, उनका ये आरोप है कि
कुछ लड़के जो है, 2 लड़के थे जो बुलेट मोटरसाइकिल पर थे, वो आगे पीछे लगातार कमेंट्स कर रहे थे और उसके बाद अचानक वो आए हैं और उनकी गाड़ी से हिट हुआ है। तो उसी वक्त बैलेंस गाड़ी का जो बाइक है उसका गिरा है और उसके बाद ही ये सारी घटनाक्रम सामने आया है और उसके सिर में चोट लगी थी। गंभीर चोट इस जगह पर लगने के बाद ही उसे अस्पताल में सही इलाज नहीं मिल पाया। लेकिन सबसे अहम सवाल यही था कि जब परिवार आरोप लगा रहा है तो पुलिस को परिवार से बात करके उन चीजों का सामना करना चाहिए। उस चीजों के मामले में अगर तहकीकात हो तो जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आरोप परिवार ने लगाया तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है परिवार से बात करनी एक बार और चाहिए, क्योंकि परिवार से भी कुछ देर पहले ही हमने उनके ऊपर से बात की। तो पुलिस ने इस मामले में ढीला रवैया अपनाया है अभी तक और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े होते हैं इस घटना के सामने आने के बाद। तो छिड़खानी ने छात्रा की जान ली है। अमेरिका से लौटी छात्रा की मौत हुई है। बुलंदशहर की घटना शाम का वक्त था। कल शाम को लड़की अपने चाचा के साथ स्कूटर पर अपने मामा से मिलने जा रही थी। इसी बीच कुछ लड़के जो कि बाइक पर सवार होते हैं लड़की से छिड़खानी करते हैं, जैसा कि लड़की के चाचा ने बताया, और भद्दे कमेंट्स पास करते हैं। इस बीच बैलेंस बिगड़ता है स्कूटर का, लड़की गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बुलंदशहर के एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव। अतुल जी, जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, लड़की के चाचा ने जो आरोप लगाया है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी, जो शिकायत दर्ज करवाई गई है उसमें क्या कहा गया है? आप लोग किस एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं? देखिए, कल जो सूचना प्राप्त हुई थी एक्सीडेंट पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। मोटरसाइकिल पे ये भाई और बहन, लड़की अकेले ही नहीं थी, उसके साथ उसका भाई भी मौजूद था। भाई मोटरसाइकिल चला रहा था। जो भाई ने शुरू में बताया था और वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया था कि आगे से इनके एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। बुलेट मोटरसाइकिल ने ट्रैफिक के कारण अचानक ब्रेक लिया और ये मोटरसाइकिल पीछे से जा करके उस बुलेट मोटरसाइकिल में टकराई है और उसके बाद ये लोग गिर गए और गिरने के बाद लड़की को चोटें आई। लड़का जो भाई था वो सुरक्षित रहा, हॉस्पिटल भिजवाया गया, लेकिन लड़की की दर्दनाक मृत्यु हो गई। उस समय लड़की के भाई ने अथवा जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे, जो सबसे बड़ा प्रत्यक्षदर्शी लड़की का भाई था, कोई छेड़छाड़ आदि की कोई बात उन्होंने नहीं बताई थी और उसी के आधार पे आगे कार्रवाई की जाए। लेकिन अतुल जी, तो आप छेड़खानी की घटना से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि परिवार तो लगातार छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं। चाचा ने पूरी बात बताई कि लड़के भद्दे कमेंट्स पास कर रहे थे। नहीं, जो लड़की का भाई उस समय मौजूद था, जो उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। अब हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि जो बाकी परिवारीजन है जो मौके पे मौजूद नहीं थे, वो इस तरह की बात बता रहे हैं, उनकी की बात का भी संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो मौके पे मौजूद नहीं थे, मौजूद भाई था। भाई ने जो बातें पुलिस को बताई हैं उससे मैंने आपको अवगत कराया। जी अतुल जी, तो कितनी टीमें इस वक्त लगी हुई हैं? क्योंकि कल शाम की ये घटना है, अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जो मोटरसाइकिल बताई गई है उसके पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि ये मामला पेचीदा हो गया है। जो चाचा बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि उस वक्त जब ये घटना हुई लड़की के भाई ने छेड़खानी की बात नहीं कही, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि फिर एंगल क्या होगा जांच का, कि क्या इसे सिर्फ एक्सीडेंट माना जाए या फिर छेड़खानी का एंगल? दोनों बातें जो शुरुआत में बताई थी, जो शुरुआत की बात होती है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी, वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही थी कि सामने से मोटरसाइकिल बुलेट जा रही थी, उसने ब्रेक लिया और ब्रेक लेकर के जो मोटरसाइकिल से पीछे से अनबैलेंस होकर के ये टकराई है। अनबैलेंस होकर के पीछे से टकराने में प्रथम दृष्टया छिड़खानी जैसी बात नहीं आती है। इसीलिए मैंने कहा कि उनके बाकी परिवारीजन जो मौके पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, उसके बारे में हम संज्ञान ले रहे हैं। उनसे भी विस्तृत पूछताछ करने के लिए हमारी टीम रवाना हो गई है। मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या आपकी टीम ने प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की है, जो लोग उस वक्त मौजूद होंगे, उन्होंने कुछ बताया इस घटना के बारे में? जी, आपकी टीम ने क्या प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की है? क्योंकि जिस वक्त घटना हुई जो लोग मौजूद थे और इनके भाई से भी, जो मृतका हैं उनके भाई से भी हमने बातचीत की है, हमारे टीम ने बात की है। तो क्या प्रत्यक्षदर्शियों ने सिर्फ टक्कर की बात कही या छेड़खानी की बात उन्होंने बताई? उन्होंने क्या बताया प्रत्यक्षदर्शियों ने? जो मैंने जैसा अभी पहले भी कहा है कि जो भाई मोटरसाइकिल चला रहे थे, उनका ये कहना था कि सामने से बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी, बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया और हमारी मोटरसाइकिल पीछे से टकरा गई। ये बात उन्होंने बताई थी। छेड़खानी आदि की कोई बात उन्होंने भी नहीं बताई थी और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी नहीं बताई थी। लेकिन अब अगर उनके परिजन कह रहे हैं तो उनकी बात का भी हम संज्ञान लेंगे कि जो मौके पर मौजूद नहीं थे वो कैसे कह रहे हैं, किन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, उन तथ्यों का संज्ञान लेकर के कार्रवाई।
जी अतुल श्रीवास्तव जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बुलंदशहर के एसपी जो बता रहे थे कि जब घटना हुई उस वक्त लड़की के भाई उनके साथ थे। उन्होंने जो पुलिस को जानकारी दी थी उस वक्त जो बयान दिया था उसमें सिर्फ टक्कर की बात कही गई थी। अब परिवार छेड़खानी की बात भी कर रहा है, तो इस एंगल से भी मामले की जांच होगी। चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन जल्द ही पाकिस्तान को हथियारों से लैस आधुनिक ड्रोन देने जा रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के 10 सदस्यों के एक दल ने हाल ही में चीन का दौरा किया था। खबर है कि इसी साल पाकिस्तान को यह आधुनिक ड्रोन सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को LY-80 रडार और FN-60 पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम देने की भी तैयारी में है। वियतनाम में एक तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा ट्रक के पीछे चल रही गाड़ी के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें कार के आगे यह ट्रक तेज रफ्तार में चलता नजर आया। थोड़ा आगे चलने के बाद वो ट्रक सड़क पर बाईं ओर मुड़ने के साथ ही उसके पिछले हिस्से का संतुलन बिगड़ गया। धीरे धीरे ट्रक के बाईं ओर के पिछले टायर सड़क से उठे और ट्रक अपनी दाहिनी ओर धड़ाम से गिर पड़ा। हादसे के वक्त ट्रक के पास से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। बताया गया कि इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। राजस्थान में गहलोत सरकार पर बने हुए संकट के बादल पूरी तरह से छट गए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी से नाराज चल रहे सचिन पायलट की पूरे सम्मान के साथ वापसी होगी। सचिन पायलट की मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई, जिसकी पूरी जानकारी सोनिया गांधी को दी गई। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने पार्टी में वापसी के लिए कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन खुद की और अपने समर्थकों की सम्मानजनक वापसी की बात जरूर कही। फिलहाल राजस्थान की बजाय दिल्ली में रहते हुए उन्होंने केंद्रीय संगठन में काम करने की इच्छा जताई। इसलिए माना जा रहा है कि सचिन पायलट को दिल्ली में ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को दोबारा राजस्थान भेजा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने भरोसा दिया है कि पार्टी में पायलट और उनके समर्थकों की पूरे सम्मान के साथ वापसी होगी। सोनिया गांधी ने इन फैसलों की जानकारी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को भी दे दी, जिन पर अशोक गहलोत ने सहमति जताते हुए अपने समर्थकों को इसकी जानकारी दी। मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी, वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है, पर हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं पायलट गुट के कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने भी नरम रुख अपनाते हुए अशोक गहलोत को अपना नेता बताया और कहा कि उन्हें राष्ट्रद्रोह केस से नाराजगी थी। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा। भंवरलाल शर्मा काफ़ी वक्त से सचिन पायलट कैंप के अंदर वहाँ पर थे, अब वापस आ गए हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिले। भंवरलाल शर्मा जी, आप बताएं सर कि आप वापस आ गए, एक तो क्या वजह रही? नहीं तो ऐसा है, मैं विधानसभा का सदस्य हूँ 7वीं बार, 14 तारीख को विधानसभा है। अगर वापस नहीं आता क्या फिर वहीं रहता क्या विधानसभा से? उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो आपकी नाराज़गी थी, जिस वजह से आप गए थे, क्या वो नाराज़गी दूर होगी? मुख्यमंत्री से आपने बात की? घर वालों ने मेरे कहने से सब्जी नहीं बनाई, मैं घर वालों से नाराज़ होकर चला गया। ये मान लो आप, एक परिवार है, पार्टी एक परिवार है। पार्टी में छोटा बड़ा कोई काम होता है, कोई नहीं होता है, उसे लेके असंतोष हो जाता है। और जब ये तय हो गया कि जो सार्वजनिक काम है कोई भी बाकी हैं वो निश्चित तौर से पूरे होंगे, तो क्या नाराजगी दूर होगी? वोल्गोग्राद में एक पेट्रोल पंप पर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। धमाके से पहले इस पेट्रोल पंप पर आग लगी हुई थी, जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन तभी इतना तेज धमाका हुआ कि पेट्रोल पंप से काफी दूर खड़े लोग भी डर गए। इससे पहले दूर खड़ा एक आदमी इस घटना का वीडियो बना रहा था, जिसमें पेट्रोल पंप से धुआं निकलता दिखाई दिया। उस ओर से कई गाड़ियां भी सामान्य रफ्तार में आ रही थीं, लेकिन एक तेज धमाके से वहां पहले आग की ऊंची लपटें उठी और फिर पूरे इलाके में काला और सफेद धुआं फैल गया।
धमाके के कुछ देर बाद पुलिस की कुछ गाड़ियां उस ओर जाती दिखी। फिर 1 मिनट के अंदर ही दमकल की एक गाड़ी भी धमाके वाली जगह की तरफ जाती नजर आई। बताया गया कि इस तेज धमाके में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। भारत में कोरोना मरीज बढ़ने पर WHO ने चिंता जताई। WHO ने भारत में कोरोना के मरीज बढ़ने पर चिंता जताई। उसका दावा है कि पिछले 6 दिनों में लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज भारत में मिले हैं। देश में अभी इसके मामले 22 लाख के पार कर चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 1007 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द कर दी। 21 अगस्त से अहमदाबाद समेत 13 जिलों में ये परीक्षाएं होने वाली थी। अब ऑफलाइन छोड़कर ऑनलाइन और दूसरे तरीकों से परीक्षा लेने के विकल्पों पर विचार हो रहा है। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने 27,000 लीटर से ज्यादा की स्पिरिट पकड़ी, जिसे 138 ड्रमों में छिपा कर रखा गया था। दावा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी खेप है जो राज्य के आबकारी विभाग ने पकड़ी। पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद से कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में तब रोकनी पड़ी जब अचानक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारी वहां पहुंचे, ट्रंप को बाहर ले गए। इसके थोड़ी देर बाद ट्रंप वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लौटे और उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हुई है। ट्रंप ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों ने सब आसानी से संभाल लिया। There was a shooting outside of the White House and seems to be very well under control. I'd like to thank the Secret Service for doing their always quick and very effective work. But there was an actual shooting and somebody's been taken to the hospital. I don't know the condition of the person. It seems that the person was shot by Secret Service. बिहार के सीतामढ़ी में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से एक पक्ष के लोगों ने दूसरी तरफ के लोगों पर लाठियों से हमला कर दिया। हमले के वक्त वो लोग खेत में धान की रोपाई कर रहे थे, तभी लाठियों से लैस करीब आधा दर्जन लोग वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने धान रोप रहे लोगों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी। आसपास मौजूद महिलाओं ने उनको छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन हमलावरों पर कोई असर नहीं पड़ा। वो उनकी बेरहमी से पिटाई करते रहे। लाठी लगने से एक बुजुर्ग खेत में ही गिर पड़ा। हालांकि हमलावरों ने इसके बाद भी मारपीट बंद नहीं की। इस दौरान वहां गोली चलने की आवाज भी सुनाई दी। फायरिंग की आवाज सुनकर दूसरी तरफ से कुछ और लोग भी उधर आते दिखे, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग निकले। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन से अवैध कब्जा हटाने गए सुरक्षा बल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस और वन विभाग के 18 जवान घायल हो गए। बताया गया कि वहां रहने वाले कुछ लोग काफी दिनों से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे थे। इसकी सूचना पर जब वन विभाग और पुलिस के जवान उन्हें हटाने गए तो आरोपियों ने उन पर हमला बोल दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ पुलिस वालों के साथ बहस करते दिखे। पुलिस का विरोध करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। इस घटना के बाद घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। उन्होंने हमारी जितनी भी टीम्स थी उन पे हमला किया, पत्थरबाजी की और लाठियों से भी उन्होंने हमला किया, जिसमें हमारे करीब 11 हमारे फॉरेस्ट के लोग और 7 पुलिस के जो पर्सनल थे वो जख्मी हुए। हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में इसका कॉग्निजेंस ले लिया है, जिसमें हमारी प्रोसीडिंग्स अभी चलेंगी और साथ ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए हमने FIR पुलिस स्टेशन बटोत में भी लॉन्च कर दी है। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से जूझ रहे लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। बाढ़ से घिरे होने की वजह से वहां के कई गांव के लोग जरूरत पड़ने पर अस्पताल तक नहीं जा सकते और इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की, जो बाढ़ से जूझ रहे गांवों में घूम घूम कर जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाती नजर आई। छोटी मोटी बीमारी होने पर किसी भी मरीज का घर बैठे ही इलाज किया जा सके, इसके लिए ये बोट एम्बुलेंस दवाइयों, इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस दिखी। नाव पर चलने वाली इस एम्बुलेंस में डॉक्टरों के साथ एक नर्स भी नजर आई। किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ऐसे पेशेंट के लिए हमारे पास ऑक्सीजन भी होता है। किसी की डिलीवरी भी करानी पड़ गई बाय द वे, तो वहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध कराया जा सके और करते हैं। इतना ही नहीं, बीमारियों के इलाज के साथ ही इस बोट एम्बुलेंस के डॉक्टर लोगों की कोरोना जांच भी करते हैं और जरूरत के मुताबिक उन्हें सलाह मशवरा देते हैं। लोग आ नहीं सके उसके लिए हम वहाँ जाकर रैपिड टेस्ट के माध्यम से
कोरोना का टेस्ट किया जाता है। इस बोट एम्बुलेंस की सुविधा हासिल करने के लिए लोगों को सिर्फ एक नंबर पर कॉल करनी पड़ती है, जिसके बाद ये भीषण बाढ़ के बीच भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कोरोना हो गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कोरोना हो गया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए दी। साथ ही उन्होंने पिछले 1 महीने में अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। प्रणब मुखर्जी को इलाज के लिए दिल्ली में सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए और उनकी सेहत की जानकारी ली। गुजरात के पंचमहाल में भारी बारिश की वजह से एक मकान गिर गया, जिससे 3 लोगों की उसमें दबकर मौत हो गई। बारिश की वजह से इस मकान की नींव कमजोर हो गई थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच और अमरोहा पुलिस ने तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसमें करीब 40 करोड़ की चंदन की लकड़ी बरामद की गई। साथ ही इसकी तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के हिसार में थाईलैंड की एक महिला ने होटल में रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि वो अपनी एक साथी के साथ हिसार घूमने आई थी। आरोप है कि जिस होटल में ये दोनों रुके थे, उसके मैनेजर और एक कर्मचारी ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। 376 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को रिम्स अस्पताल के डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर सियासी घमासान मच गया। जेडीयू ने इस मुद्दे पर हैरानी जताते हुए झारखंड सरकार पर तंज कसा। माननीय हेमंत सोरेन जी बंगले के नए निवासी माननीय लालू प्रसाद जी के नाम पर टीका भी लगवाए। जेडीयू के इस बयान पर आरजेडी भड़क गई। पार्टी ने पलटवार करते हुए जेडीयू को लालू प्रसाद यादव की बीमारी पर राजनीति न करने की सलाह दी। किसी के बीमारी पर, स्वास्थ्य पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पटना में महिला का मोबाइल फोन लेकर भाग रहे एक आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। फिर सड़क पर ही उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। महिला ने बताया कि आरोपी लड़के ने अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाया और एक फोन करने के लिए मोबाइल मांगा, लेकिन मोबाइल फोन महिला से लेते ही वो भागने लगा। शोर मचाने पर कुछ दूर आगे लोगों ने भाग रहे लड़के को पकड़ लिया। इसके बाद महिला ने भी आरोपी लड़के की पिटाई की। बाद में खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने लड़के को पकड़ा और थाने ले गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लॉकडाउन हटने के बाद पहली बार बड़े स्तर पर एक म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए ड्राइव इन कॉन्सर्ट का तरीका अपनाया गया, जिसके लिए जरिया लोगों की गाड़ियां नहीं बल्कि बैंकॉक में टुक टुक के नाम से मशहूर ऑटो रिक्शा बने। ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल में दर्शक अपनी सवारी से उतरते नहीं बल्कि उसमें बैठे बैठे ही कार्यक्रम में शामिल होते हैं। ऐसे में जब बैंकॉक में पहली बार टुक टुक म्यूजिक फेस्टिवल किया गया तो कई ऑटो रिक्शा लोगों को लेकर पहुंचते नजर आए। म्यूजिक फेस्टिवल के लिए एक बड़े मैदान में सैकड़ों ऑटो रिक्शा एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर खड़े नजर आए और जैसे ही गाना बजाना शुरू हुआ लोग झूम उठे। इस तरह म्यूजिक फेस्टिवल करके लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रही और उन्होंने अपने अपने ऑटो रिक्शा से ही मजे भी किए। This is the first time after several months that I can come out for a concert. I am very happy. बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियमों की वजह से कॉन्सर्ट में 600 लोगों को ही आने की इजाजत दी गई, जो कि कार्यक्रम की लागत निकालने के लिए भी काफी नहीं थी, लेकिन फिर भी जिंदगी पटरी पर लाने के लिए इस म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सरायकेला में सड़क हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया। झारखंड के सरायकेला में सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने सड़क जैम कर प्रदर्शन किया। यूपी के वाराणसी में बदसलूकी के आरोप में एक दारोगा को निलंबित कर दिया गया। दारोगा पर एक गरीब आदमी के ठेले पर रखे भट्टे को फेंकने और ठेले को पलटने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन से अवैध कब्जा हटाने गए सुरक्षा बल पर आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसमें 18 जवान घायल हो गए। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक आदमी पर 100 नंबर के जरिए पीएम को धमकी देने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके द्वारा 100 नंबर पर कॉल कर माननीय प्रधानमंत्री जी को धमकी दी गई थी। मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिस ने खुद के अपहरण की साजिश रचने के आरोप में एक लड़के को पकड़ लिया। आरोप है कि इस लड़के ने अपने पिता से पैसे वसूलने के लिए खुद के अपहरण का नाटक किया। थाईलैंड के नखान नायोक प्रांत में एक स्कूल में अजगर मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि 10 फीट लंबा और 30 किलो वजन वाला यह अजगर स्कूल की छत पर चिड़ियों का शिकार करने के बाद उसकी इमारत में जा घुसा और क्लासरूम के दरवाजे के ऊपर डेरा जमाए नजर आया। स्कूल में इतने बड़े अजगर को देखकर टीचर और बच्चे दहल उठे। वो पढ़ाई छोड़कर बाहर निकल आए, लेकिन इस बीच जो अजगर कुछ देर पहले तक छिपा बैठा दिख रहा था वो अब रेंगते हुए दरवाजे तक आ गया।
आक्रामक होते अजगर को देखकर उसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। अजगर को दीवार से उतारने की कोशिश की गई तो वो जमीन पर गिर गया और जोर से आवाज आई। अब अजगर जाल में फंसता नजर आया, लेकिन इससे पहले कि रेस्क्यू टीम राहत की सांस ले पाती, शातिर अजगर पानी में जा छिपा। आधे घंटे तक पानी में उसकी तलाश चलती रही और फिर उसका मुंह नजर आया। घंटों की कोशिश के बाद अजगर हत्थे चढ़ गया, लेकिन आखिर तक उसके चंगुल से भाग निकलने की कोशिश जारी रही। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली में पुलिस के जवान आने जाने वाली गाड़ियों की जांच कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को देखते हुए हर तरह की सावधानी बरती जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हर क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को जिम्मेदारी बांट दी गई है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। काफ़ी सारी फोर्स लगाई है और सबको अपनी अपनी एरिया की जिम्मेवारी दी है ताकि जो फंक्शन है उसमें किसी तरह की बाधा ना पहुंचे और किसी भी तरह की जो इवेंचुअलिटी है उसको अवॉइड किया जा सके। इसको हर एक को एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग बांट के डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बिहार के कैमूर में तेल से भरा एक टैंकर पलटने के बाद उसमें भरे तेल को लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि टैंकर बेकाबू होकर पलट गया और उसमें भरा तेल सड़क पर बहने लगा, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और टैंकर में भरा तेल लूटने लगे। लोगों ने टैंकर से गिर रहे तेल के नीचे बाल्टियां और डिब्बे रख दिए और बड़े आराम से तेल भरने लगे। तेल की इस लूट में महिलाएं और बच्चे भी पीछे नहीं रहे और हाथों में बर्तन लेकर वहां खड़े नजर आए। घटना की जानकारी मिलने के बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और लोगों को टैंकर से दूर हटाने लगे। गांव वाले लूट रहे हैं, 2-3 गांव लूट रहे हैं, छोड़ ही रहे। पुलिस वालों ने बताया कि टैंकर पलटने की खबर मिलते ही वो फौरन वहां पहुंच गए थे और हालात काबू में कर लिए गए। चारों तरफ से तो सबको मना किए हुए, चारों तरफ से फोर्स को भी लगा दिए है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही टैंकर में भरा काफी तेल बह गया और बाकी बचे तेल पर गांव वाले हाथ साफ कर चुके थे। खबर है कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के लिए नीलामी फिलहाल टाल दी। खबर है कि बीसीसीआई ने कोरोना संकट की वजह से आईपीएल 2021 के लिए नीलामी का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया, जिसके बाद इस बात की संभावना जताई जाने लगी कि बीसीसीआई इस बार कोई नीलामी ही नहीं करवाएगा। दिल्ली के मॉरिस नगर में एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई। साथ ही इस हादसे में एक पुलिस वाला घायल हो गया। आरोप है कि कार चला रहे आदमी ने शराब पी रखी थी। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है आखिर वो गाड़ी इतनी रफ्तार से किस जगह से आ रही थी और वहीं दूसरी तरफ इस गाड़ी के अंदर कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिहार के कटिहार में घरेलू विवाद में एक आदमी पर तेजाब से हमला कर दिया गया, जिसका आरोप उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर लगा। पुलिस ने तेजाब से हुए इस हमले के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। संजय प्रसाद मंडल की पत्नी एवं 2 अन्य की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह घटना घरेलू विवाद की कारण। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने हथियारों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल समेत कुल 12 हथियार बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का मुख्य आरोपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो अभी फरार है। इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। भविष्य में इन पर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। फिल्म सड़क 2 का पोस्टर जारी कर दिया गया। इसमें आलिया भट्ट के अलावा संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर भी होंगे। ये फिल्म 28 अगस्त को ऑनलाइन रिलीज की जाएगी। रिया चक्रवर्ती के हलफनामे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में दावा किया कि पटना में दर्ज एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। बिहार चुनाव की वजह से इस मामले में राजनीति हो रही है। इतना ही नहीं, रिया का दावा है कि बिहार के मुख्यमंत्री की इस मामले में दिलचस्पी की वजह से पटना में एफआईआर दर्ज की गई है। रिया के मुताबिक सुशांत केस सीबीआई को ट्रांसफर करना राजनीति का हिस्सा है और बिहार पुलिस या सीबीआई को इस मामले में जांच का अधिकार नहीं है। इसके अलावा अपने इस हलफनामे में रिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मीडिया उनकी छवि को खराब कर रहा है। रिया के मुताबिक सुशांत केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है। इससे पहले भी कई कलाकारों ने आत्महत्या की, लेकिन उनके बारे में मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन उन्हें टारगेट किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों पर ईडी ने एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे पूछताछ की। सुबह करीब 11 बजे रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ ईडी के दफ्तर पहुंच गई और जैसे ही उनकी गाड़ी ईडी दफ्तर के सामने रुकी, पुलिस वालों ने घेराबंदी कर दोनों के लिए रास्ता बनाया। मैचिंग रंगों के मास्क पहनकर दोनों भाई बहन ईडी दफ्तर के अंदर जाने लगे और मीडिया कर्मियों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। लेकिन मीडिया के सवालों पर रिया बुरी तरह भड़क गईं। परिवार का आरोप है
है कि आपने हत्या की है सुशांत की? जाने दो सर को जाने दो। उनका गुस्सा उनके पलटकर देखने के अंदाज से साफ समझ आया, लेकिन भाई शौविक रिया को पकड़कर अंदर ले गया। थोड़ी देर में सुशांत और रिया की बिजनेस मैनेजर रही श्रुति मोदी और सुशांत के सीए रहे रितेश शाह भी ईडी के दफ्तर पहुंचे। कुछ देर में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी एक भारी भरकम बैग लेकर ईडी दफ्तर पहुंच गए, जबकि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती पहले से ईडी दफ्तर में मौजूद थे। इस बीच सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आई। मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को अब तक की जांच की जानकारी दी, जिसमें यह बताया गया कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच कोई बड़ा झगड़ा हुआ था, और सिर्फ झगड़ा ही नहीं हुआ बल्कि दोनों के बीच मारपीट भी हुई। इसी घटना के बाद रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई और उनका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ये झगड़ा दोनों के बीच एक दूसरे के परिवार को लेकर हुआ था। मुंबई पुलिस को दिए रिया के बयान से जुड़ी एक अहम जानकारी भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के घर में हुई पार्टी के बाद हुई एक घटना भी विवाद की वजह बनी थी। रिया ने पुलिस को बताया है कि पार्टी के बाद सुशांत की बहन ने रिया के साथ एक शर्मनाक हरकत की थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सुशांत की बहन को बयान दर्ज कराने के लिए भी बुलाया था, लेकिन वो पुलिस के सामने नहीं है। यूपी के वाराणसी में एक पुलिस वाले ने एक रेहड़ी पर रखे भुट्टे सड़क पर फेंक दिए। उसकी इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो पुलिस वाला सड़क किनारे खड़ी एक रेहड़ी पर रखा सामान फेंकता हुआ नजर आया। आसपास मौजूद कुछ लोग पुलिस वाले को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर तक भुट्टे फेंकने के बाद पुलिस वाले ने रेहड़ी को ही पलट दिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद वाराणसी के एसपी ने आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया। यही नहीं, एसपी अमित पाठक ने खुद जाकर पीड़ित भुट्टे वाले से मुलाकात की और उसके नुकसान की भरपाई की। उत्तराखंड के रामनगर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार तेज बहाव में फंस गया। हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क से गुजरते वक्त उसने बरसाती नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन आगे बढ़ते ही पानी के तेज बहाव की वजह से मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया। उसने संभलने की काफी कोशिश की, लेकिन पानी उसे बहाकर सड़क के किनारे की तरफ ले गया, जिसके बाद दूसरी ओर खड़े लोग दहशत में आ गए। तेज बहाव की वजह से उनकी भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि इस दौरान कुछ लोग उसकी मदद करने पहुंच गए और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर में सभी लोगों ने मिलकर मोटरसाइकिल सवार को सुरक्षित निकाल लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होने से खफा लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया। बताया गया कि कुछ रोज पहले गांव की एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। घर वालों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का शक जाहिर किया था, लेकिन एक रोज पहले उन्हीं आरोपियों ने उनके साथ बदसलूकी कर दी। इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बात से खफा लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया। इस घटना में कुछ लोग घायल भी हो गए। इससे पहले गांव के लोग थाने के बाहर हंगामा करते और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। बवाल बढ़ा तो थाने में तैनात कुछ अधिकारी वहां पहुंच गए। इसके बाद अधिकारी हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन लाख समझाने के बाद भी लोग नहीं माने। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। ये 2300 किलोमीटर लंबी लाइन समंदर के अंदर बिछाई गई है, जिसकी मदद से अंडमान और निकोबार में अब इंटरनेट की स्पीड काफी तेज होगी। पीएम ने 2018 में इसकी नींव रखी थी, यानी करीब 1.5 साल में इसका काम पूरा कर दिया गया। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र की, दिल्ली से और दिल से दोनों दूरियों को पाटा जाए। दिल्ली के 2 अखबारों में रेलवे भर्ती के लिए छपे विज्ञापन फर्जी निकले। रेलवे ने ऐसे किसी भी विज्ञापन से इनकार किया और लोगों से जालसाजों के झांसे में न फंसने की अपील की। हमारी कोशिश ये है कि जो लोग, जिन लोगों ने इस तरह का विज्ञापन दिया है, उसको जल्द से जल्द हम पकड़ के और उचित कार्रवाई करें। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमले में घायल बीजेपी नेता की अस्पताल में मौत हो गई। रविवार को सैर करने के दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अब्दुल हमीद के अंतिम संस्कार में कई पार्टी नेता भी शामिल हुए। पिछले 5 दिनों में राज्य में बीजेपी नेताओं पर होने वाला ये तीसरा हमला है। कश्मीर में दोबारा पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करना है तो निश्चय ही जो स्थानीय नेता हैं उनको सिक्योरिटी देने की बात हमने की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 29 साल के एक भारतीय की डूबने से मौत हो गई।
दावा है कि 3 बच्चों को डूबने से बचाते समय यह हादसा हुआ। अब पंजाब के गुरदासपुर में उसके परिवार ने सरकार से शव को भारत लाने में उनकी मदद करने की अपील की। डेड बॉडी ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपी सुशांत के पिता की दूसरी शादी की खबर पर सुशांत का परिवार भड़क गया। लेख लिखने वाले संजय राउत को सुशांत के भाई ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। ये काफी निंदनीय है और जरूरत पड़ी तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। वहीं जब मामले ने तूल पकड़ा तो शिवसेना नेता संजय राउत भी सामने आए और सामना में छपी खबर पर सफाई दी। कीचड़ किसने उठाया है? हमने नहीं उछाला है कि आप जरूर करिए मानहानि का मुकदमा। दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी की वजह से तमाम विश्वविद्यालय बंद हैं और छात्र अपने घरों में फंसे हैं, इसलिए एनएसयूआई ने छात्रों की परेशानी को मुद्दा बनाया और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता अपने दफ्तर के बाहर जमा हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए वो शास्त्री भवन की तरफ बढ़ते दिखे, जहां शिक्षा मंत्रालय का दफ्तर है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया। एनएसयूआई पर फिर से कई तरह की मांगों को लेकर के सड़कों पर है। पहली मांग यह है कि कोरोना काल की वजह से यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल किए जाए। विरोध प्रदर्शन करने वालों को पुलिस कोरोना महामारी और इलाके में धारा 144 लागू होने की बातें याद दिलाती रही, लेकिन विरोध पर उतारू एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी मांगें दोहराते नजर आए। हम लोग चाहते हैं कि जब छात्रों के क्लासेस ही नहीं हुई तो फीस किस चीज की ले रहे हैं आप लोग? इसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेड लांघकर मंत्रालय के दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस ने जबरन रोककर हिरासत में ले लिया। हालांकि इससे पहले भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता छात्रों की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। कांग्रेस के छात्र संगठन ने मांग की कि कोरोना संकट में कॉलेज बंद होने की वजह से सभी छात्रों की 6 महीने की फीस माफ हो, कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी रद्द हों। यही नहीं, एनएसयूआई ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं स्थगित करने की भी मांग की और ऑनलाइन परीक्षाओं को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया, क्योंकि देश के बड़े हिस्से में इंटरनेट और कंप्यूटर की अच्छी सुविधाओं की कमी है। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी के रौद्र रूप से लोग दहशत से भर गए। जिले के नौगछिया में तो नदी के कटाव की वजह से एक पानी की टंकी देखते ही देखते उसकी चपेट में आ गई। इस हादसे का एक डराने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें उफान पर बह रही कोसी नदी के कटाव में पानी की टंकी को गिरते हुए देखा गया। बताया गया कि इस टंकी को नल जल योजना के तहत नदी से करीब 100 मीटर की दूरी पर बनाया गया था, लेकिन इस बार नदी में आई बाढ़ और कटान की वजह से टंकी का टिक पाना मुश्किल हो गया। उत्तराखंड में भारी बारिश और पहाड़ों के दरकने की घटनाओं के बीच हरिद्वार के हर की पौड़ी में बाढ़ से निपटने की तैयारियों को परखा गया। इस अभ्यास का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आपदा प्रबंधन की एक टीम नदी में बह रहे एक शख्स को बचाने का अभ्यास करती दिखी। पानी के तेज बहाव के साथ उसे बहते हुए देखा गया। मॉक ड्रिल के लिए टीम के 3 सदस्य किनारे पर ही खड़े थे। जैसे ही उन्होंने उसे अपने सामने से जाते हुए देखा, उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। वो कुछ ही सेकंड में तैरते हुए उसके पास पहुंच गए। इसके बाद रस्सी से बंधी एक रेस्क्यू ट्यूब उनकी तरफ फेंकी गई, जिसकी मदद से आपदा प्रबंधन की टीम ने नदी में बह रहे शख्स को बचाने की मॉक ड्रिल पूरी की। जयपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क से गुजर रही लो फ्लोर बसों में भी बारिश का पानी घुसा दिखाई दिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने की घटना के बाद वहां के विधायक भरत चौधरी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। बादल फटने की वजह से 7 से ज्यादा घर मलबे में दब गए हैं। यूपी के बागपत में बाइक की टक्कर लगने पर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने मकान की छत से दूसरे पक्ष के लोगों पर पथराव किया। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लक्ष्मी नारायण मंदिर को फूलों से सजाया गया। कोरोना की वजह से मंदिर में भीड़ न जुटे, इसके लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी की गई। हैदराबाद पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1 करोड़ 30 लाख रुपए कैश और 14 लाख रुपए के स्मार्टफोन बरामद किए। इसी तरह पुलिस ने 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी किए गए 12 बाइक और स्कूटर बरामद हुए। एक्टर सूरज पंचोली ने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 7 पन्नों की एक लिखित शिकायत दी, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह केस में बेवजह नाम उछालने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया।
पंजाब में जहरीली शराब की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत के मुद्दे पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के कार्यकर्ता पंजाब सरकार के खिलाफ 5 विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों पर उतरे और जहरीली शराब से हुई मौत के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया और जगह जगह प्रदर्शन किया, जिसकी एक झलक अमृतसर में भी दिखी, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुतले के साथ नारेबाजी करते नजर आए। विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और पंजाब सरकार पर कोरोना संकट में भी शराब माफिया को खुली छूट देने का आरोप लगाया। कैप्टन दी सरकार ने शराब माफिया ते रोक नहीं लाई। बीजेपी ने जहरीली शराब से जुड़े आरोपियों के खिलाफ SC एक्ट के तहत केस दर्ज करने और हर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। अफ्रीकी देश केन्या के सावो नेशनल पार्क में भीषण आग लग गई, जिससे पार्क का एक बड़ा हिस्सा जलने की वजह से तबाह हो गया। बताया गया कि केन्या के सबसे बड़े नेशनल पार्क में 2 दिन पहले आग लगी थी, जिसने तेजी से फैलते हुए पार्क के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सावो नेशनल पार्क में लगी आग हवा की वजह से तेजी से फैलती दिखी। यही नहीं, सूखी घास और झाड़ियों की वजह से आग भड़कती नजर आई। पार्क में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें आसमान में उड़ती दिखाई दी। एक दूसरी तस्वीर में कई लोग आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। आग बुझाने के लिए विमान की मदद भी ली गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आग ने सावो नेशनल पार्क के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले कई जानवरों की भी मौत हो गई। राम मंदिर शिलान्यास पर बधाई देने से क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की मुश्किल बढ़ गई। आरोप है कि सोशल मीडिया पर दी गई इस बधाई के बाद कुछ लोगों ने हसीन जहां को जान से मारने की धमकी दी। बधाई वाली उनकी पोस्ट पर गंदे कमेंट के साथ रेप की धमकी तक दे दी गई, जिसके बाद हसीन जहां ने कोलकाता पुलिस को इसकी शिकायत की और उन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मैं अकेली बेबी को लेकर रहती हूँ, मेरी बच्चियों को लेकर रहती हूँ, तो इन